नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लगातार आपकी जारी होगी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, इस टॉपिक से सिविल सर्विसेज में 4 से 5 क्वेश्चन और वनडे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही बेहतर ढंग से कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कांग्रेस का गठन से लेकर के बंगाल विभाजन, गांधी जी के सभी आंदोलन, होम रूल लीग, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना, इन सभी आंदोलनों को इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ये इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कोई भी टॉपिक सेगमेंट या कोई भी बिंदु छूटने वाला नहीं है। इस टॉपिक को हमने थ्योरी और फ्लो चार्ट के द्वारा कवर किया है, जिससे आपका माइंड सेट बेहतर ढंग से हो सके और क्वेश्चन को आप आसानी से टेकल कर सकें। तो दोस्तों, बने रहिए पूरे वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसका शॉर्ट में रिवीजन नोट्स के तरीके से इसका नोट्स बनाएं। जिस तरीके से इसमें आपको लिखा गया है वैसे ही इसका शॉर्ट नोट्स बनाएं। बहुत ही सीमित चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, चालू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहली जो कड़ी है कांग्रेस का गठन। यह वीडियो हम आपको चैनल में पहले ही डाल चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देंगे। आप लोग जाकर के वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कांग्रेस का गठन या वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे की जो कड़ी है बंगाल का विभाजन, यहाँ से इस वीडियो को हम लोग देखना चालू करते हैं। तो समझते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों को हमने एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों आंदोलन लगभग पैरेलल चल रहे थे और स्वदेशी आंदोलन तो स्टार्टिंग से लेकर के 1906 से लेकर के लगभग वो अंत तक चला था। तो आज़ादी तक चला था और इसमें गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन क्या था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया। निर्णय लिया गया था 20 जुलाई 1905 को, लेकिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट आपको याद रखनी है कि निर्णय कब लिया गया, प्रभावी कब हुआ और इसको फिर रद्द कब कर दिया गया था, 12 दिसंबर 1911 को। ये तीनों डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो तीनों डेट को विशेष तौर पे आप याद रखेंगे। अब देखते हैं बंगाल विभाजन जब हुआ तो बंगाल विभाजन 2 भागों में बटा। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में किन राज्यों को स्थान दिया गया? तो इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में ज़्यादातर हिंदू निवास करते थे। तो हिंदुओं का क्षेत्र ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। और पूर्वी बंगाल असम क्षेत्र को सम्मिलित किया गया, क्योंकि यह इसमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग ज़्यादा निवास करते थे। तो बंगाल 2 भागों में बटा, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। यहाँ तक बात हमारे समझ में आ गई। इस आंदोलन को ही बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब देखो, स्वदेशी आंदोलन यहाँ से इसके बाद चालू होता है। तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने का मुख्य कारण था बंगाल का विभाजन होना। तो ये बात समझ में आ गई कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, निर्णय कब लिया गया, विभाजन प्रभावी कब हुआ, रद्द कब हुआ और बंगाल विभाजित हुआ तो वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से राज्यों को सम्मिलित किया गया। ये बिल्कुल आप आसानी से, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में माइंड को क्लियर करके चीज़ों को समझते चलिए। इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है हमें। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन के बाद अब चालू होता है स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन क्या था तो समझते हैं स्वदेशी आंदोलन क्या था और इसके समर्थक कौन थे। तो देखो, स्वदेशी आंदोलन 1906 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। इसमें क्या था कि इसके तहत बापू ने देश की जनता से ब्रिटेन में बने सामान, कपड़े, मसालों का बहिष्कार करने की आह्वान किया था कि मतलब इन चीज़ों का हमें बहिष्कार करना है और जो चीज़ें देश में बनती हैं यानी हमारे भारत देश में बनती है उनका ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यह था एक स्वदेशी आंदोलन।
तो अब स्वदेशी आंदोलन के समर्थक के तौर पे देखा जाए तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में आपको सैयद हैदर, और बम्बई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, दिल्ली और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, और ये लोग इन्होंने नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक वाक्य बनाया गया था। बंगाल विभाजन के समय जो मुख्य रूप से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे वह स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम को चालू किया गया था। तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन हमें अच्छे से कवर हो गया, इसको अच्छे से हमने समझ लिया। इनको बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना, शॉर्ट नोट्स 3 से 4 पेज में पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कवर हो जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इस पूरा टॉपिक को बेहतर ढंग से इसी तरीके से कवर करिएगा। अब आगे देखते हैं बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन ये क्या थे और इनसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, बनारस जो अधिवेशन हुआ था 1905 में हुआ था। अध्यक्षता इसकी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी थी। इसी में भारतीय सेवक संघ की स्थापना 1905 में की गई थी। तो बनारस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में। अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। मुख्य बात ये है इस अधिवेशन के समय ही भारत सेवक संघ की स्थापना करी गई थी। अब देख लेते हैं कलकत्ता अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन क्या था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। इसमें क्या था, पहली बार स्वराज की मांग करी गई थी, दादा भाई नौरोजी ने करी थी। तो सबसे अगर पूछ लिया जाए कि स्वराज की मांग किस अधिवेशन में कांग्रेस की गई, तो आप बताएंगे 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी। लेकिन स्वराज पारित कब हुआ था? तो यहाँ पे ये डेट शायद गलत लिख दी गई है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि डेट यहाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ये स्वराज जो पारित हुआ था 19 दिसंबर 1929 को यह स्वराज पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वराज को पारित किया गया था। तो अगर बात करें कि स्वराज की मांग कब करी गई थी, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और पारित कब किया गया था? तो 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। आगे देखते हैं, दादा भाई नौरोजी पहली बार फिशमरी से ब्रिटिश सांसद चुने गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस 2017 में, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। 1892 में ये चुने गए थे सांसद, ब्रिटिश सांसद चुने गए थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1886, 93 और 1906। ये 3 सन आपको याद रखने हैं जिसमें दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने रफ्त गुप्तार पत्रिका की शुरुआत की थी 1854 में। ठीक है, तो ये बात थी आपको कलकत्ता अधिवेशन के समय में हुई थी। अब देखते हैं सूरत अधिवेशन, यानी कि सूरत अधिवेशन इसी को कहा जाता है सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। तो सूरत अधिवेशन क्या था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष। गोखले ने कहा था यदि मनुष्य में कहीं देवता है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। यह कथन 2016 आरओ में पूछा गया था, इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा है इसको। इस अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दलों का बंटवारा हुआ था। तो अगर आपसे पूछ ले कि नरम दल और गरम दल का बंटवारा किस अधिवेशन में हुआ था, तो आप बताएंगे सर 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में की गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। स्थापना ढाका में की गई थी। पूरा नाम इसका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। वार्षिक अधिवेशन जो इसका हुआ था, 2 वार्षिक अधिवेशन हुए थे। पहला हुआ था 1907 में कराची में, दूसरा हुआ था 1908 अमृतसर में। तो ये दोनों अधिवेशन आपको याद रखने हैं। लंदन में इसकी एक और शाखा खोली गई थी अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 में। तो मुस्लिम लीग में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि इसकी स्थापना 1906 में किसने करी? आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने। स्थापना इसकी कहाँ करी? तो ढाका में करी। पूरा नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। वार्षिक अधिवेशन इसके 2 हुए थे सिर्फ, 1907 और 1908। 1907 कराची में, 1908 अमृतसर में। लंदन में इसकी एक शाखा खोली गई थी अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 में। तो हमने देख लिया अभी ऊपर से कि सबसे पहले देखा कि बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, बनारस
और कलकत्ता और सूरत अधिवेशन और मुस्लिम लीग की स्थापना, यहाँ तक हमने देख लिया। लेकिन अब देखते हैं 1908 में, यहाँ पे कुछ हमने नोट लिखा है कि 1907 तक तो आपने चीज़ें समझ ली। अब 1908 से लेकर के 1910 तक क्या कार्यक्रम हुआ भारत में, तो 1908 से 1910 तक कई क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में चलती रहीं। उन्हीं में से कुछ लोगों को यहाँ पे घोषित किया गया कि पहले युवा क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस और पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी थे अशफाक उल्लाह खां। इसके बाद कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 में की गई थी। इस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई थी 1912 में। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि 1912 में क्या किया गया था कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनाई गई थी, और 1911 में क्या किया गया था, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन 1911 में एक और घटना घटित होती है कि बंगाल विभाजन को यहाँ पे रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय पे, तो उसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था कब, 1911 में। और बंगाल विभाजन चालू कब किया गया था, तो 1905 में। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। ये कहाँ पे की गई थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों को और ज़्यादा एक्टिव करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद इसमें सहयोगी रूप के देखा जाता है तो लाला हरदयाल सिंह, काशीराम और सोवन सिंह भाखना। अगर आपसे ये पूछ ले कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो आप टिक करेंगे लाला हरदयाल सिंह। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको टिक करना है सोवन सिंह भाखना। वैसे पीसीएस में इस क्वेश्चन पे बड़ा सस्पेंस क्रिएट रहा है। गदर पार्टी की स्थापना के लिए सोवन सिंह भाखना को टिक किया गया था। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लो। ये दो ऑप्शन आपको अच्छे से याद रखना है। लाला हरदयाल सिंह, वो उस समय चूंकि मंत्री बने थे, महामंत्री पद उनको दिया गया था, और जो अध्यक्ष और संस्थापक बने थे सोवन सिंह भाखना को बनाया गया था। लेकिन कभी कभी एग्जाम में सोवन सिंह भाखना का नाम नहीं देता है, तो लाला हरदयाल सिंह को ही आपको टिक करना है। अब देखते हैं लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग अधिवेशन क्या था। तो अब यहाँ तक हमने देख लिया 1913। अब देखते हैं 1916 की घटनाक्रम। आपको सब सीरियल से ये देखना है। 1913, 16, 18, 20, 22, 25, ऐसे आपको सीक्वेंस से चीज़ों को देखना है, और आज़ादी तक इन चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, 1916 में हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी आरसी मजूमदार ने। ठीक है, इसमें क्या था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। तो जो कांग्रेस के बीच मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था, तो कांग्रेस के पक्ष से दो लोगों ने इस समझौते में शामिल हुए थे। एक थे मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे थे तिलक जी। तो ये दोनों लोगों ने आकर के इसमें सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस की तरफ से इन्होंने अपना पक्ष रखा था। तो लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम लीग समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल स्वीकार किया था। इसमें नरम दल और गरम दल फिर से मिल गए थे। तो ये बात समझ में आ गई कि नरम दल और गरम दल कहाँ पे मिले थे, तो लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। और ये अगर आपसे ये पूछ लें कि नरम दल और गरम दल अलग कहाँ पे हुए थे, तो आपने उससे ऊपर पढ़ लिया कि सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गया था, यानी बट गया था। अब जुड़ कहाँ पे गया, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल गरम दल फिर से आपस में मिल जाते हैं। अब देखते हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग क्या था, तो इसकी स्थापना जो थी वो पुणे में की गई 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। इसकी अध्यक्षता की थी जोसेफ बैप्टिस्टा ने, सचिव थे एनसी केलकर। और इसका जो प्रचार किया गया था, इसमें प्रचार के लिए कई पत्रिकाएं इसमें थीं, जैसे पत्रिका थी मराठा केसरी। ठीक है, इन पत्रिकाओं के माध्यम से होम रूल लीग का ऐड किया गया था, प्रचार किया गया था। ठीक है, और दूसरा दो इसमें होम रूल लीग की स्थापना समझ ली कि होम रूल लीग की स्थापना दो जगह पे की गई। एक की गई पुणे में करी बाल गंगाधर तिलक ने, और मद्रास में करी एनी बेसेंट ने 1916 में। तो और इसमें सचिव जो बनाए गए थे जॉर्ज अरुंडेल बनाए गए थे। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदला था, उसका नाम रखा था स्वराज सभा।
तो होम रूल लीग के लिए आपको दो बातें याद रखनी है कि सर इसकी स्थापना जो की गई वो दो जगह पे की गई थी। तो दो जगह पे कौन कौन जगह, तो एक थी पुणे और एक था मद्रास। तो पुणे में करी थी बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास में करी थी एनी बेसेंट ने। मद्रास में एनी बेसेंट ने करी और पुणे में करी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इसका नाम बदला गया था तो स्वराज सभा इसका नाम रखा गया था। अब आगे देख लेते हैं हम लोग गांधी युग, यानी कि यहाँ से चालू होता है गांधी युग कि गांधी जी ने किस तरीके से इस आंदोलन में सहयोग किया, गांधी जी की क्या भूमिका रही राष्ट्रीय आंदोलन में। तो गांधी जी से जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है संपूर्ण चीज़ों को हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको गांधी का अगर ये यूनिट आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद गांधी जी की आपकी अलग से यूनिट पढ़नी नहीं पड़ेंगी। देखते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, डरबन में गए थे। तब इनकी उम्र कितनी थी? 24 साल थी। अब ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या कार्य किए तो समझो। सबसे पहले उन्होंने नटाल इंडियन कॉलेज की स्थापना 1894 में की। फिर टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला था जो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना इन्होंने कहाँ करी थी? दक्षिण अफ्रीका में करी थी 1904 में। अब गांधी जी के जो पुत्र थे तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी के पुत्रों के बारे में यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो गांधी जी के पुत्र 4 पुत्र थे। एक का नाम था हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इसके अलावा इन्होंने 5वें पुत्र के तौर पर जमनालाल बजाज को अपना 5वां पुत्र माना था। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने 5वां पुत्र किसको माना था? तो जमनालाल बजाज को 5वां पुत्र के तौर पर इन्होंने स्वीकार किया था। इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनके गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। अब देखते हैं इनके गांधी जी ने क्या किया था। इन्होंने परिवार नियोजन को आत्मनियंत्रण का उपाय बताया था। 2018 पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि परिवार नियोजन को आत्मनियंत्रण का उपाय किसने बताया था? तो महात्मा गांधी जी ने बताया था। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आया था। अब देखते हैं 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन से भारतीय प्रवासी दिवस को के तौर पे मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 1915 में इन्होंने क्या किया था कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी थी। गांधी जी चाह रहे थे कि राज्य विहीन समाज की स्थापना हो। फिर गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिशोध कहा जाता है। में सेवा धर्म अपनाया था। तो ये गांधी जी के बारे में वन लाइनर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको आप नोट करिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही पॉइंट है जो हमने घटना चक्र से यहाँ पे निकाल के लिखे हुए हैं। आप जब क्वेश्चन पेपर हल करेंगे या पीवाईक्यू या टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे तब आपको इस कंटेंट की क्षमता पता चलेगी कि कंटेंट में कितना दम है। इन चीज़ों को हमने ऐसे ही किसी बुक से रेंडमली उठा करके नहीं लिख दिया है। लूसेंट और घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद जो अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब देख लेते हैं आगे कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए मुख्य आंदोलन कौन से थे। तो इस समय गांधी जी ने चंपारण आंदोलन 1917 में चलाया था। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। फिर इन्होंने तिनकटिया पद्धति के लिए चलाया था। तिनकटिया पद्धति क्या थी? 3/20 भाग पे नील की खेती करने की वही तिनकटिया पद्धति बोला जाता है। इस आंदोलन का विरोध किया था एनजी रंगा ने इस आंदोलन का विरोध किया था। फिर दूसरा आंदोलन चलाया था इन्होंने अहमदाबाद आंदोलन 1918 गुजरात में चलाया था। ये मील मजदूरों के लिए चलाया गया था। फिर तीसरा आंदोलन उन्होंने चलाया खेड़ा आंदोलन गुजरात 1918 में। इसमें प्लेग बीमारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों के विरोध में चलाया गया था। इस आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता के तौर पे घोषित किया गया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किस आंदोलन में घोषित किया गया था, तो खेड़ा आंदोलन किसने घोषित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अब देखते हैं गांधी जी के द्वारा कहे गए मुख्य कथन क्या थे, गांधी जी के लिए या गांधी जी के द्वारा। तो ठीक है, देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अभी हमने बताया खेड़ा आंदोलन में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में दिया गया था। यहाँ तक चीज़ें हमारी क्लियर हो गई।
और दो पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि गांधी जी के मृत्यु के बाद दो तीन शब्द बोले गए थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। फिर इसके बाद गांधी जी ने एक और स्टेटमेंट दिया था उससे पहले, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं। ये सारे स्टेटमेंट खूब रिपीट हुए हैं, उन्हीं को यहाँ पे हमने मेंशन किया है। आप वैसे ही इन स्टेटमेंट को कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तरीके से हुआ और क्या इसकी कहानी रही, क्या रूपरेखा रही। तो देखते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं रॉलेट एक्ट, ये भी 1919 में ही हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन ये भी 1919 में ही हुआ था। ये तीनों घटनाएं आपको याद रखनी है, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट, ये सारे 1919 में ही हुए थे। तो रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो 19 मार्च 1919 को हुआ था। इस एक्ट के द्वारा सरकार जिसको भी चाहे जब चाहे बिना मुकदमे के जेल में बंद कर सकती थी। ठीक है, तो इसे ही बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया था। इसे काला कानून का नाम दिया गया था। यह आतंकवादी अपराध अधिनियम था। तो इसके अन्य नाम ये थे। ठीक है, तो इसमें सरकार रॉलेट एक्ट में क्या करती थी कि जिसको चाहे जब चाहे उठा करके जेल में बंद कर सकती थी। यह एक बहुत ही जनता के विरोध में चलाया जाने वाला काला कानून के तौर पे जाना जाता है। तो ये चीज़ थी। अब सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये चलाया क्यों गया था। तो आपने ऊपर ये पढ़ लिया बात कि गांधी जी के आंदोलन, 3 गांधी जी ने आंदोलन करे लगातार। एक करा नील की खेती के लिए चंपारण में, दूसरा करा कर के लिए विरोध में गुजरात में खेड़ा में, और तीसरा करा मजदूर के लिए अहमदाबाद में। इन तीनों आंदोलन गांधी जी के सफल रहे, जिससे ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई थी, जिससे ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित करने का निर्णय लिया और 1919 में रॉलेट एक्ट का पारित कर दिया। सरकार रॉलेट एक्ट में किसी भी व्यक्ति को बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील के आपको उठा के जेल में डाल सकती थी। यह कानून था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे बात समझ में आ गई कि रॉलेट एक्ट क्यों बनाया गया था। गांधी जी के तीनों आंदोलन जब सफल हो गए थे तो उसके विरोध में जनता में दबाव बनाने के लिए रॉलेट एक्ट बनाया गया था। अब इस एक्ट के विरोध में अनेक आंदोलन चलाए गए थे। जैसे अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और पंजाब के डॉक्टर सत्यपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर में एक सभा का आयोजन किया गया था। रॉलेट एक्ट, आपको पता चल गया कि रॉलेट एक्ट क्यों चलाया गया, रॉलेट एक्ट क्यों बनाया गया। लेकिन अब आपको ये समझना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि पंजाब से डॉक्टर सत्यपाल और अलीपुर बम कांड में सफरुद्दीन किचलू, इनको दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो भारतीयों ने क्या किया कि अमृतसर में एक सभा आयोजित करी ब्रिटिश सरकार के षड्यंत्र के विरोध में, कि इनसे कैसे निपटा जाए, इन लोगों को कैसे जेल से बाहर निकाला जाए। तो जलियांवाला, एक अमृतसर में एक जगह पड़ती है जलियांवाला बाग, तो वहाँ पे इन लोगों ने एक सभा का आयोजन किया था। इस सभा का आयोजन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, तो उस सभा को आयोजित किया गया। अब इस सभा में क्या था कि जनरल डायर ने गोली चलवा दी, और जनरल डायर को जो सूचना दी थी, जनरल डायर को जो मदद करी थी कि ये सभा का आयोजन अमृतसर में किया जा रहा है, इसकी जो जानकारी दी थी एक भारतीय व्यक्ति थे हंसराज ने ही जनरल डायर को ये बात बताई थी। तो जनरल डायर वहाँ पर पहुँच करके जलियांवाला बाग में, और उन्होंने एक तरफ से गोली चलवाई थी जिसमें बहुत सारे भारतीय शहीद हुए थे। इस घटना के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की नाइटहुड उपाधि वापस कर दी थी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि मिली थी नाइटहुड की, उन्होंने इसमें त्याग कर दिया था। तो ये घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक कमेटी बनाई गई जिसको बोला गया हंटर कमेटी। ये बनाई गई 19 अक्टूबर 1919 को। अब ये हंटर कमेटी क्यों बनाई गई, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड हंटर। इसी के नाम पे इनको हंटर कमेटी रखा गया था। इसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। हालांकि इस घटना की जांच के लिए एक और कमेटी बनाई गई थी जिसको कहा गया था तहकीकात कमेटी, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, तथा इसके सदस्य में गांधी जी,
मोतीलाल नेहरू, तैयब जी, चित्तरंजन दास लोग जैसे लोग शामिल थे। इन लोगों का क्या मोटिव था? ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे जितने भी लोग इस घटना में शहीद हुए हैं या मारे गए हैं, उनके परिजनों को ब्रिटिश सरकार से आर्थिक सहायता दिलवाई जाए। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? इनकी कोई भी बात नहीं मानी। जब कोई बात नहीं मानी, तब फिर क्या किया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ने का विचार बना लिया। तो यहाँ से असहयोग आंदोलन की नींव भी पड़ जाती है। तो ये बात समझ में आ गई कि असहयोग आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी? जलियांवाले बाग हत्याकांड जब हुआ उसके बाद ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब खिलाफत आंदोलन, हमने 3 डेटें आपको बताई, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, ये तीनों 1919 की ही घटना है। खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया गया था, जिसमें शौकत अली मोहम्मद अली इसके मुख्य सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत ही 3 चीज़ें हुई थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो नाइटहुड की उपाधि वापस करी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कैसरे हिंद की उपाधि वापस करी थी महात्मा गांधी जी ने, और वायसराय के कार्यकारी पद से इस्तीफा दिया था शंकर नायर ने। VVI इसको लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी पूछता है कैसरे हिंद की उपाधि किसने वापस करी और किस कारण वापस करी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए इन चीज़ों ने ये चीज़ें करी थी। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन। बिल्कुल आप कहानी के तरीके से इन चीज़ों को समझते चलिए और नोट डाउन करते चलिए, तब चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता, ट्रिक से आप याद करेंगे तो ट्रिक तक ही सीमित रहेगा कि आज आप याद करेंगे, एग्जाम तक आप वो सब दिमाग से गायब हो चुका होगा। तो आप इसको स्टोरी बेस से पढ़िए, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, बिल्कुल जादू की छड़ी होगी, आपके दिमाग में चीज़ें फीड हो जाएंगी कि कौन सी घटना किस तरीके से हुई। रोलेट एक्ट आया, फिर जलियांवाला बाग आया, फिर हंटर कमीशन आया, फिर असहयोग आंदोलन। जलियांवाले बाग हत्याकांड में जब लोगों की मांग ब्रिटिश सरकार ने नहीं मानी, तब गांधी जी ने निर्णय लिया कि नहीं, अब हम असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक चला था, या प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। चलाया कि किसके द्वारा गया था? तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। जलियांवाला बाग केस, रोलेट एक्ट और स्वराज पारित करने हेतु इसके समर्थन में चलाया गया था असहयोग आंदोलन। विरोध किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने ये बात कही थी कि नहीं, ये हमें असहयोग आंदोलन चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पे बंद कर दिया जाना चाहिए। तो ये भी पूछ सकता है कि किसने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था? चित्तरंजन दास ने इसका विरोध किया था। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सा भारतीय था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो बताया था हंसराज था, जिसने जनरल डायर को जाकर के पूरी बात बताई थी कि यहाँ पे सभा आयोजित हो रही है आपके विरोध में, तो उन्होंने जनरल डायर वहाँ का आकर के गोली चलवाते हैं। तो वो भी स्टोरी आपके क्लियर हो गई। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चलाया गया गांधी जी के द्वारा, और जलियांवाला बाग केस, रौलेट एक्ट और स्वराज पारित करने के समर्थन में इन चीज़ों को चलाया गया था। अब विरोध किया था इसका चित्तरंजन दास ने। गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जो जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। अगर पहला सत्याग्रह पूछ ले तो चंपारण सत्याग्रह था। पहला किसान सत्याग्रह कौन सा? तो चंपारण सत्याग्रह था। पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिचौलिया आंदोलन था। तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान से इसको पढ़िएगा कि अगर आपसे ये पूछें, ये गांधी जी के इम्पोर्टेंट आंदोलनों में से एक है कि पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था। या फिर इसी को घुमा के पूछ ले कि पहला किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह पहला किसान सत्याग्रह था जिसको गांधी जी ने चलाया था। या फिर पूछे पहला किसान आंदोलन कौन सा था? उसमें है पहला किसान सत्याग्रह, यहाँ पे है पहला किसान आंदोलन। तो पहला किसान सत्याग्रह चंपारण है, पहला किसान आंदोलन बिचौलिया आंदोलन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ तक आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखते हैं, 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा था गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन जब चलाया गया तो बताया है कि किन रीजन की वजह से चलाया गया, ये ऊपर हमने मेंशन किया। तो गांधी जी ने यहाँ पर निर्णय लिया कि नहीं, हमें 1 वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति करनी है। इस आंदोलन को बंद करना पड़ा था 5 फरवरी 1922 को बंद करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा पे एक घटना हुई थी, इसके चलते इस आंदोलन को बंद करना पड़ा था। असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 को बंद करना पड़ा था। इस आंदोलन में राय बहादुर
की उपाधि वापस की थी जमनालाल बजाज ने। तो जमनालाल बजाज कौन थे? तो अभी हमने आपको ऊपर बता दिया था कि जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, जिनको गांधी जी ने अपनाया था कि नहीं, ये जमनालाल बजाज हमारे 5वें पुत्र हैं। ठीक है, वैसे गांधी जी के 4 ही पुत्र थे, तो 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को स्वीकार किया था। तो इन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन के ही विरोध में, कि इसको जब बंद कर दिया गया तो इस आंदोलन के विरोध में जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। इस बात को भी आप नोट डाउन करिएगा। अब आगे देखते हैं चौरी चौरा कांड। ये असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड की ही वजह से तो बंद हुआ ना। तो चौरी चौरा कांड क्या था? तो चौरी चौरा एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। तो ये क्या था, गोरखपुर में जगह पड़ती है चौरी चौरा। ये 4 फरवरी 1922 की घटना है। यहाँ पे क्या था, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में चौरी चौरा जगह पे किसानों ने जुलूस निकाला, पर जुलूस पर अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी उनके विरोध में, कि जुलूस निकाल रहे हैं भारतीय, तो उस पर गोलियां चलवा दी थी। तो किसानों को गुस्सा आया, उन्होंने आक्रोश में 23 अंग्रेजी सिपाहियों की हत्या कर दी थी, जिससे गांधी जी बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन वहीं पे रोक दिया था, इस चौरी चौरा घटना की वजह से। इसके बाद में क्या था, 12 फरवरी 1922 को बरदौली कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। ये ऊपर हमने आपको बता दिया कि असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। इसके बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 की 6 वर्ष की कारावास हो जाती है। तो गांधी जी को जेल कब हुई थी? तो 10 मार्च 1922 को, कितने साल की? 6 वर्ष की। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। अब स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया, यहाँ तक तो आपने स्टोरी समझ ली कि भाई असहयोग आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन क्यों बंद करना पड़ा, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया, तो इसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया और उनको 6 वर्षों की जेल हो गई। तो फिर स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया। तो स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया? तो स्वराज पार्टी का गठन इसलिए किया गया था कि ये मांग कर रही थी स्वराज पार्टी कि हमारा संविधान गठित होना चाहिए, हमारा संविधान बनना चाहिए। इस वजह से स्वराज पार्टी ने संविधान गठन की बात कही थी। यह हमने पॉलिटी वाले सेक्शन में पूरा इसको बताया है, जब भारतीय संविधान सभा या संविधान का निर्माण या संविधान की पृष्ठभूमि किस तरीके से तैयार की गई, यह वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो संविधान गठन की मांग अगर किसी ने करी पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में, तो स्वराज पार्टी ने पहली बार भारतीय संविधान गठन की बात कही थी। इसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण भी था स्वराज पार्टी का गठन। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1923 में करी गई थी। अध्यक्ष इसके चित्तरंजन दास थे, महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। मद्रास में स्वराज पार्टी का गठन जो किया था श्रीनिवास अयंगर ने किया था। स्वराज दल NC केलकर ने बनाया था। तो ये चीज़ें स्वराज पार्टी के बारे में आपको पता चल गई कि स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया, कि संविधान का निर्माण हमारा होना चाहिए और असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था, इस वजह से स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो चित्तरंजन दास ने करी थी। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कांग्रेस का कर्नाटक अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो कर्नाटक अधिवेशन था ये 1924 में हुआ था। इम्पोर्टेंट यह इसलिए हो जाता है कि यह एक पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में एकमात्र अधिवेशन था जिसमें की अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी। तो गांधी जी ने 1924 के कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, यह पहला और अंतिम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी। इसमें स्वराज पार्टी का सहयोग मिला था। इसी में अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1926 में की गई थी। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन किया गया। यह इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता जॉन साइमन ने करी थी। यह उदारवादी दल के सदस्य हुआ करते थे। उद्देश्य इसका क्या था? तो 1919 में चेम्सफोर्ड एक्ट की समीक्षा करना और भारतीय संविधान बनाने के लिए इसके सभी सदस्य जो 7 सदस्य थे वो अंग्रेज होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था। तो इसकी भी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन गठित किया गया था। साइमन कमीशन का गठन किया गया था। वो क्या कर रहे थे कि 1919 में जो चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था
उसकी और भारतीय संविधान बनाने के लिए जो 7 सदस्यीय एक मंडल का गठन किया गया था, तो इन दोनों की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो साइमन भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था, ये भारत आया था। ठीक है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 10 और 24 जून 1930 को पेश करी थी। लाहौर में साइमन कमीशन वापस जाओ का नेतृत्व किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था, या पंजाब के उस समय नेता हुआ करते थे। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। अब नेहरू रिपोर्ट में क्या था? तो भारत के डोमिनियन संविधान का खाका एक तरीके से था। इसमें 9 लोग थे। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, सचिव जवाहरलाल नेहरू थे और बाकी 7 मुस्लिम सदस्य इसमें सम्मिलित थे। तो साइमन कमीशन के बारे में पता चल गया कि हमने देख लिया कि ऊपर देखी घटना कि कांग्रेस का कर्नाटक अधिवेशन 1924 में हुआ, उससे पहले स्वराज पार्टी गठित हुई, उससे पहले असहयोग आंदोलन आया, फिर साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन तक हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 वाला। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसी में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें पूर्ण स्वराज पारित किया गया था। ठीक है, संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन की भी लाहौर अधिवेशन में चर्चा की गई थी कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की चर्चा की गई थी। तो आपको इसके 3 उद्देश्य याद रखने हैं कि स्वराज, पूर्ण स्वराज पारित करने की बात, संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन की चर्चा, तीसरा पॉइंट सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था किसमें? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। तो रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगर पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले झंडा फहराया, तो लाहौर अधिवेशन में झंडा फहराया था। ये चीज़ आपको, ये पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, आपको याद करना है। तो ये चीज़ आपके शायद समझ में आ गई होगी कि गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे झंडा फहराया था। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1929 में। अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें 3 टारगेट सेट किए गए थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना है, संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन की चर्चा करनी है और पूर्ण स्वराज कैसे पारित हो इसकी संकल्पना यहाँ पे निर्धारित करनी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आंदोलन क्या था और किस तरीके से चालू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत 1930 में करी गई थी। इसमें नमक कानून यानी कि इसी को दांडी मार्च कहा जाता है, ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। यह साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। तो दांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया था? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, इसी को नमक कानून, इसी को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। लेकिन 6 अप्रैल 1930 को 24 दिनों के बाद दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया था। ठीक है, ये और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? जब नमक कानून तोड़ा गया था। और नमक कानून कब तोड़ा गया था? तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था। लेकिन नमक कानून यानी दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च को हुई थी। और तोड़ा कब गया? 6 अप्रैल 1930 को, यानी 24 दिनों के बाद। यहाँ से चालू हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब दांडी मार्च 1930 के समय गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती में बेब मिलर को, ये बेब मिलर कौन थे? तो बेब मिलर एक पत्रकार थे, उनको ठहराया था। ये यूपी पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। अब 5 मई 1930 को गांधी जी को जेल भेजा गया था। तो किस जेल में? तो यरवदा जेल में गांधी जी को भेजा गया था। तब जो गांधी जी जेल में थे, तब नेता जो इनका नेतृत्व जो किया था वो किया था अब्बास तैयब जी ने किया था। ठीक है, विनोबा भावे को प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही विनोबा भावे को भी गिरफ्तार किया गया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ अन्य लोगों की भी भागीदारी रही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। तो कौन से लोग थे जिनकी भागीदारी थी?
में कुछ अन्य लोगों ने भी भागीदारी निभाई थी। तो देखते हैं, मणिपुर की जनजातियों ने भी इसमें भागीदारी निभाई थी, लेकिन उन जनजातियों का नेतृत्व किया था गैटी नेल्लू ने नेतृत्व किया था। इसका नाम दिया था जिया तरंग आंदोलन। ठीक है, उन जनजातियों ने ही इसका नाम दिया था जिया तरंग आंदोलन। गढ़वाल रेजिमेंट में इसने गोली नहीं चलाई थी। गढ़वाल रेजिमेंट भी इसमें शामिल थी, जिसका नेतृत्व किया था चंद्र सिंह गढ़वाल ने। तो आपको दो लोगों को याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन से दो लोग थे जो और शामिल हुए थे, तो मणिपुर की जनजातियां और गढ़वाल रेजिमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, PYQ हैं, इसी वजह से हम आपको बार बार इसमें प्रेशर दे के बोल रहे हैं कि इसमें एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। बहुत शॉर्ट में, बहुत रिवीजन नोट्स के तौर पे ये क्लास हम आपको करवा रहे हैं। वैसे ही आपको पूरा का पूरा कॉपी में छापना है, 2 से 3 बार पढ़ना है, सारा क्लियर हो जाएगा। इसी से क्वेश्चन आएंगे, ये लिख करके आप रख लो, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो ये वीडियो करवा रहे हैं, इसी से क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर के 1932 तक हुए थे। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था। इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, इसमें भी भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, इसमें भी भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। मुख्य बात क्या है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, भाग लिया था, दूसरा ही गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। बाकी सभी गोलमेज सम्मेलनों में, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया, सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस का बहिष्कार किया गया था। ये पॉइंट हम यहाँ पे सारा मेंशन किए हुए हैं, आप लोग ऐसे ही नोट करिएगा। 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो आपसे पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया, तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया था। 1932 में पूना समझौता होता है। अब आगे देख लेते हैं, 2 घटनाओं को सम्मिलित रूप से हमने यहाँ पे एक कंपैरिजन के तौर पर आपको बताने की कोशिश करी है कि दोनों घटनाएं, एक सांप्रदायिक पंचाट और दूसरा पूना पैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पूरा सेगमेंट महत्वपूर्ण है। बस आप इसको आराम से वीडियो देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। देखिए, सबसे पहले इसमें 2 घटनाएं आपको पैरेलल देखनी है। एक जो सांप्रदायिक पंचाट क्या था, तो इसकी जो घोषणा करी थी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने करी थी। ये लंदन के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 16 अगस्त 1932 की घोषणा करी गई थी। इसको एक कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था कि इसके तहत क्या हुआ कि इसमें कुछ बातें बोली गई थी सांप्रदायिक पंचाट में कि एससी को हिंदू से अलग कर दिया जाए। सबसे पहले ये बात बोली गई। फिर दूसरी बात बोली गई कि प्रत्येक अल्पसंख्यक के लिए एक विधानमंडल बनाया जाए। तीसरी बात बोली गई कि सबके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएं। सबके लिए क्या कर दी जाए? सीटें आरक्षित कर दी जाएं। पृथक निर्वाचक मंडल बनाया जाए और एससी के लिए 71 सीटों का प्रावधान किया जाए। ये बात बोली गई सांप्रदायिक पंचाट में, जिसको बनाया था किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, अब देखो दूसरा था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था? तो पूना पैक्ट 24 दिसंबर 1932 को हुआ। इसमें हस्ताक्षर किए दलित वर्ग से भीमराव अम्बेडकर ने, हिंदू वर्ग से मदन मोहन मालवीय, देवदास राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, CB मेहता आदि लोगों ने हस्ताक्षर किया। लेकिन मुख्य बात है कि गांधी जी ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किया। यही पॉइंट आपसे यहाँ से निकाल के पूछता है कि पूना पैक्ट में निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसमें एससी के लिए 148 सीटें सम्मिलित की गई थीं। ये बात समझ में आ गई। अब क्या था, इन दोनों के, ये दोनों समझौते यहाँ पे हो गए, तो इसके विरोध में गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन किया था। तो यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को अनशन किया गया था। गांधी जी के द्वारा पहला अनशन किया गया था। ठीक है, फिर उन्होंने अनशन तोड़ा था 26 सितंबर 1932 को। ठीक है, तो पहला जो आमरण अनशन किया गया था गांधी जी के द्वारा, वो कहाँ किया गया था? यरवदा जेल में किया गया था। कब किया गया था? 20 सितंबर 1932 को। क्यों किया गया था? तो आप बताएंगे सर, सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट के विरोध में किया गया था। ठीक है, अनशन कब तोड़ा गया? 26 सितंबर 1932 को।
अब आगे देखते हैं भारत सरकार सुधार अधिनियम 1935, इसकी मुख्य बातें क्या थीं। ठीक है, तो भारत सरकार सुधार अधिनियम 1935, इसके तहत सांसदों की सीटों का निर्धारण किया गया था। इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया या फिर पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली अपनाई गई थी। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी। तो दो सदनात्मक का क्या मतलब था, यानी केंद्रीय विधान परिषद का गठन और राज्य विधान परिषद का गठन किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार सुधार अधिनियम 1935 के द्वारा। संघीय न्यायालय की भी स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। इसी वजह से 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान मांग करने की बात कही थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना की इस बात को दबाने के लिए एक नया मिशन आया था जिसको कहा गया था क्रिप्स मिशन। तो मोहम्मद अली के जिन्ना की जो भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, एक नया राष्ट्र बना दिया जाए, तो इस बात को दबाने के लिए एक नया मिशन आया था जिसको बोला गया था क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन आने आपने ये बात समझी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग की, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना की इस बात को दबाने के लिए क्या किया गया था, क्रिप्स मिशन लाया गया था। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। अब क्रिप्स मिशन की क्या मुख्य बातें थी वो समझते हैं। तो क्रिप्स मिशन के जब आया उस समय भारत का संविधान लगभग 60% बनकर के तैयार हो गया था। इस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड लिनलिथगो। लेकिन क्रिप्स मिशन को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था। तो अस्वीकार करके फिर कैसे संविधान का निर्माण हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। ये बात हमने आपको संविधान वाले वीडियो में जो संविधान की पृष्ठभूमि है उसमें आपको अच्छे से समझाई है। अब देखते हैं इसकी वार्ता हुई थी। तो वार्ता में क्रिप्स मिशन एक तरफ था, दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। तो दो लोगों के बीच में ये समझौता हुआ था। एक तरफ था क्रिप्स मिशन, दूसरी तरफ था पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद। ठीक है, इन लोगों के बीच में वार्तालाप हुई थी। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चालू किया गया था। यह क्रिप्स मिशन के विरोध में शुरू किया गया था। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी की बैठक हुई बम्बई में। ठीक है, और 8 अगस्त 1942 को वर्धा प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें कहा गया कि भारत छोड़ो प्रस्ताव भी इसको कहा गया था। ठीक है, ये कब पेश किया गया था? तो पेश किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। समर्थन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। 9 अगस्त को क्या हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। कहाँ से? बम्बई से। ठीक है, ऑपरेशन शुरू होते ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया बम्बई से, तभी तुरंत ऑपरेशन 0 आवर, ये किसका था? ये अंग्रेज़ों का एक ऑपरेशन बनाया गया था। तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिला बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बम्बई वाले क्षेत्रों में देखने को मिला था। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ ये निम्न बातें थी। ये 8 अगस्त को चालू हुआ था 1942 को। ठीक है, इससे पहले 7 अगस्त को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी बम्बई में। 8 अगस्त को चालू हुआ था। इसी को वर्धा प्रस्ताव कहते हैं, इसी को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। समर्थन दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई में जब चालू हुआ था तो ऑपरेशन 0 आवर के अंतर्गत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब देखते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्या थी? तो माउंटबेटन योजना थी, इस समय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, इस समय लॉर्ड माउंटबेटन ये आए थे। तो इन्होंने भारत पाकिस्तान को 2 अलग अलग देशों में बांट दिया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण किया गया था किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही सीमा का निर्धारण किया और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण की गई वो सीमा का क्या नाम था? तो उसका नाम था रेड क्लिफ। तो दोस्तों ये आज का सेगमेंट था, बहुत ही बेहतर टॉपिक है। इसको आप पूरा वैसे ही नोट्स बनाइए जिस तरीके से हमने
फ्लो चार्ट के द्वारा, नोट के द्वारा, कुछ खास पॉइंट के द्वारा इसको सम्मिलित किया है, इसको बनाया है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सम्मिलित किया है। तो आप बिल्कुल वैसे ही इस चीज़ को नोट बना लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, आसानी से इन चीज़ों को देख लीजिएगा। एक दो बार देखेंगे आपको ये पूरा यूनिट अच्छे से रट जाएगा। और आप इसका ये पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज दीजिए। इस टॉपिक से आपका सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात का दावा है। आप देखेंगे आसानी से सारे क्वेश्चन आप टिकल कर रहे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय